नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है सबसे पहले डी मोवियर ने 1733 में इसको बायनोमियल मॉडल के लिमिटिंग फॉर्म के रूप में डिस्कवर किया था। बाद में इस पे इंडिपेंडेंटली लैपलेस और गॉस ने भी काम किया। तो इसको डी मोवियर ने लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनोमियल मॉडल के रूप में इसको डिस्कवर किया 1733 में, और लैपलेस और गॉस ने भी इस पर काफ़ी काम किया बाद में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबली देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स में, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पर देखा जाए तो ज़्यादातर आमतौर पर इसको हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और साथ ही साथ जो हमारे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनकी मॉडलिंग करने के लिए। इसका जो सबसे बेसिक फॉर्म है, जो बेसिक फॉर्म होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कैसा होता है कि वो घंटे के आकार का होता है, बेल शेप्ड का होता है, और इसमें सिंगल मोड होता है। जो मोड होता है वो केवल एक ही होता है और अपनी ये सेंट्रल वैल्यू से सिमेट्रिक होता है। तो बेल शेप्ड का मतलब कि कुछ इस तरह से घंटे का आकार का होगा। अब मोड वहाँ पर क्या है, सिंगल मोड है, यानी जो पीक सबसे ऊपर जा रहा है वो क्या होगा, सिर्फ एक ही बार सबसे ऊपर जाएगा। ये जो कर्व होगा इसका, ये एक ही बार ऊपर जाएगा, और बेसिकली ये सिमेट्रिकल होता है अपने सेंट्रल वैल्यूज के। जो उसकी सेंटर में वैल्यू होती है, वो भी सेंट्रल वैल्यूज है, मीन मीडियन मोड, उसके सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब कि जैसे हमारी बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी कि जब हम इसको बीच हाफ से डिवाइड करते हैं तो हमारी एक आंख एक तरफ, एक दूसरी आंख दूसरी तरफ हो जाती है, एक हाथ एक तरफ, एक हाथ एक तरफ, यानी कि 50% का बॉडी पार्ट इधर, बॉडी पार्ट इधर। तो ये हमारी जो बॉडी होती है बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है। तो उसी तरह से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये भी सिमेट्रिकल होता है। तो सेंट्रल वैल्यूज के, यानी सेंट्रल वैल्यू जो मेन मीडियन मोड इसकी है, जो वहाँ से इसको हाफ कट करेंगे आप, तो 50% इधर हो जाएगा, 50% इधर हो जाएगा। Flexibility of using normal distribution is due to the fact that the curve may be centered over any real number line. तो जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी जो इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ये इस वजह से है कि जो लाइन है एक्स एक्सिस की, या फिर ये जो लाइन होती है आपकी, तो उस लाइन पे नंबर्स होंगे, तो किसी भी रियल नंबर पर इसका जो कर्व होता है वो सेंटर्ड होता है। यानी जो मोड होता है जहाँ भी ये सबसे पीक में होता है, जो सेंटर पार्ट इसका होता है, वो किसी न किसी रियल लाइन के नंबर पर होता है। ठीक है, तो इस वजह से भी इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इट मे बी फ्लैट और पीक्ड टू करेस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन इन द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो कहने का मतलब है कि जो इसका पीक होगा, मतलब जो कर्व होगा, ये फ्लैट भी हो सकता है, यानी थोड़ा सा ऐसे नीचे, और बहुत पीक भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल में जो वैल्यूज हैं, तो उनमें कितना अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन है, यानी उन वैल्यूज का, जो रैंडम वेरिएबल्स में जो वैल्यूज है उनमें डिस्पर्जन कितना है। तो उसी डिस्पर्जन पर डिपेंड करता है कि जो ये हमारा कर्व है वो फ्लैट होगा या फिर पीक्ड होगा। अगर डिस्पर्जन जो है कम होगा तो बहुत ही पीक्ड होगा हमारा कर्व, और अगर डिस्पर्जन ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा फ्लैट टाइप का होगा, और वो होगा बेल शेप का ही। ठीक है, तो आगे इसके डेफिनेशन पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स है, हम उसको कहेंगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ पैरामीटर म्यू। पैरामीटर क्या होगा उसका, म्यू होगा।
एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। उसका वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, यानी दो पैरामीटर होंगे म्यू और सिग्मा स्क्वायर। इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन, अगर उसका जो डेंसिटी फंक्शन है उसको हम उसको प्रोबेबिलिटी लॉ से हम दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, ये पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई फॉर एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये जो 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई है इसी का पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका एक्स है, एक्स की जो लिमिट है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, म्यू यानी कि जो मीन है उसकी जो लिमिट है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और जो सिग्मा है, सिग्मा मीन्स की स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन का है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर इस पीडीएफ में जो पाई यूज हो रहा है, पाई का मतलब है ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो 22/7 के इक्वल है। ई फॉर क्या है आपका, नेपियन बेस है, इक्वलिंग 2.7183 के। म्यू आपका पॉपुलेशन मीन है, सिग्मा यहाँ पर आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और एक्स क्या है, अ गिवन वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल इन द रेंज, जो कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में आपकी एक्स की वैल्यू रहेगी। तो ये डेफिनेशन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती, तो आप इसको पूरा यहाँ तक लिखेंगे ऐसे कि रैंडम वेरिएबल एक्स, किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स को हम कहेंगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ पैरामीटर म्यू और जो उसका वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर के साथ, अगर उसका डेंसिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी लॉ से दिया जा रहा है, जो कि क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। और फिर वहाँ पर हम बताएंगे कि पाई इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू नेपियन बेस म्यू सिग्मा, इनको डिफाइन कर। ठीक है, दूसरी चीज जो पूछी जाती है डेफिनेशन के साथ में वो होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि प्रॉपर्टीज। देखिए जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है जिसका मीन म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो जो इक्वेशन बनता है, इक्वेशन तो हम लोग वहाँ पर देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन बनता है कि 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, और एक्स की जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर दी जा रही है नीचे, ये प्रॉपर्टीज अक्सर हमसे पूछी जाती है। तो देखिए पहली चीज की क्या है कि जो कर्व है वो बेल शेप्ड होता है, दूसरी चीज सिमेट्रिक होता है अपने मीन पे। ठीक है, ये सभी सेंट्रल वैल्यूज पे, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इसका जो सेंट्रल वैल्यूज हैं वो कॉन्साइड करती हैं। तो पहली चीज क्या है कि घंटे के आकार का होता है, सिमेट्रिकल मतलब कि इससे उसको डिवाइड कर दीजिए तो दोनों साइड बराबर होगा। अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो जहां से आपने डिवाइड किया तो एक तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी 0.5, राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी 0.5, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक होता है मीन के। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपसे कही जा रही है कि हाइट ऑफ नॉर्मल कर्व इज एट इट्स मैक्सिमम एट द मीन, तो उसके मीन जहाँ होता है कर्व का, वहीं पे जो उसकी कर्व की हाइट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, तो मीन पर ही जो उसका कर्व होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे ऊपर होगा, हाइट जो होगी सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि द मीन एंड द मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसाइड, वो कंसाइड कर रहा है मतलब एक ही जगह है, एक के ऊपर ही है, जहाँ मीन वही मोड। Also, the number of observations below the mean in a normal distribution is equal to the number of observations about the mean. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं मीन के नीचे किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट द मीन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो मीन और मीडियन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी कंसाइड करता है, यानी जो पूरा एक्स है तो मीन वहाँ जहाँ बीच में रहता है, तो जो जहाँ तक कर्व आपका गया है वो दोनों तरफ इक्वल होता है, वो सेंटर पार्ट से डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मीन मीडियन मोड
ये आपका इक्वल होता है। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी हो गई कि कर्व इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। सेकंड आप कह सकते हो कि मीन मीडियन मोड आर इक्वल और कंसाइड टू ईच अदर। आगे चलते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी है वो कहा जा रहा है कि x इंक्रीजेज न्यूमेरिकली, अगर न्यूमेरिकली x को इंक्रीज किया जा रहा है तो fx जो है वो डिक्रीज करता है रैपिडली। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी किसी पॉइंट x पे वो क्या होगी, म्यू होगी, गिवन बाय पी एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। यानी कि हम अगर x को न्यूमेरिकली इंक्रीज कर रहे हैं तो जो fx होगा वो बहुत ही रैपिडली, बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी पॉइंट पे x की वो क्या होती है, म्यू होती है, यानी मीन के इक्वल होती है। स्क्यूनेस जिसे हम बीटा वन कहते हैं, ठीक है, तो बीटा वन को कहीं ना कहीं हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि म्यू थ्री यानी मोमेंट थर्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू टू यानी मोमेंट टू का क्यूब, वो इज इक्वल टू जीरो होता है। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्क्यूनेस होता है, जो बीटा वन होता है, स्क्यूनेस को बीटा वन कहते हैं, वो जीरो होता है, ठीक है। इसी तरह से इसका जो कुर्टोसिस है जिसको हम बीटा टू कहते हैं, बीटा टू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि म्यू फोर यानी फोर्थ मोमेंट डिवाइडेड बाई सेकंड मोमेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होता है, बीटा टू थ्री होता है। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा वन इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा टू इज इक्वल टू थ्री। और ये जो मोमेंट्स हैं इन सभी को म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, ये सभी सेंट्रल मोमेंट्स कहे जाते हैं। तो इसके जितने भी ऑड सेंट्रल मोमेंट होते हैं, और ऑड सेंट्रल मोमेंट आर जीरो, ठीक है। म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू, मतलब जितने भी, सॉरी, म्यू वन, म्यू थ्री, म्यू फोर, म्यू फाइव, जितने भी ऑड आपके यहाँ पर सेंट्रल मोमेंट्स होंगे वो सभी जीरो होंगे। मतलब म्यू सेवन हो, म्यू नाइन हो, म्यू इलेवन हो, ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। फर्स्ट और जो थर्ड क्वार्टाइल होता है वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन, वो मीडियन के इक्वी डिस्टेंट होता है ना। जो पहला और मीन मीडियन मोड कंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट पर है, वही है। और वहीं से जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल और जो थर्ड क्वार्टाइल का डिस्टेंस है वो क्या होता है, बराबर होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट इज आल्सो अ नॉर्मल वेरिएट। वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स का, वो भी क्या होता है, आपका नॉर्मल वेरिएट ही होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज की जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ऑफ द कर्व इज गिवन बाई, वो कैसे हम देते हैं कि x इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कर्व का वो क्या होता है, x इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर 1/2, ठीक है। और क्या है, इफ अगर इंटीग्रेशन करें हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एफ एक्स का डी एक्स के साथ, तो वो वन होगा। तो इस तरह से जो एरिया की बात है कि कितना एरिया कवर करता है, कैसे, तो देखिए जो एरिया आता है, अगर म्यू माइनस सिग्मा करेंगे, ठीक है, देखें कि म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक जो एरिया कवर होता है वो 68.26% का एरिया कवर होता है। जैसे ये देखिए, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, आपको दिख रहा होगा कि ये घंटे के आकार का है। पहली चीज की बेल शेप है, दूसरी चीज की सिमेट्रिक है, अगर 20 से कट कर दें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जैसा होगा वैसा ही राइट हैंड साइड भी होगा, ठीक है। और ये जो आपका सबसे ऊपर टॉप, सबसे ज़्यादा हाइट हाइट यहीं पर है, तो यहीं पर आपका मीन है, यानी म्यू की वैल्यू यहीं पर है, ठीक है। और यहीं आपका मोड है, अब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो यही मीडियन भी आपका है, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड जो है इसका कंसाइड कर रहा है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि म्यू माइनस सिग्मा, तो म्यू माइनस सिग्मा का पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है। और म्यू प्लस सिग्मा का जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो कितना एरिया आ जाता है, लगभग 68.26% का एरिया आता है। म्यू माइनस टू सिग्मा से म्यू प्लस टू सिग्मा के बीच का जो एरिया होगा, ये जो इतना होगा यहाँ पर, इसके बीच में लगभग आपका 95.44% एरिया आ जाता है। और म्यू माइनस थ्री सिग्मा से म्यू प्लस थ्री सिग्मा के बीच में, यानी कि यहाँ से
यहाँ के बीच में लगभग इसका 99.73% एरिया आ जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। और एक चीज कहा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो एसिम्प्टोट टू द एक्सिस, मतलब ऐसा लगता है, एसिम्प्टोट का मतलब कि ऐसा लगता है कि ये जो नीचे ये कर्व है ये जा करके इस एक्स एक्सिस को टच कर जाएगी, है ना। पर ऐसा होता नहीं है, ये जो कर्व आपका ये एरो दिखाया गया है ये कभी भी एक्स एक्सिस से मिलती नहीं है ना। इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज एसिम्प्टोट टू द लाइन और फिर एक्स एक्सिस। ठीक है, प्रॉपर्टी ये भी है। अब बात करते हैं नॉर्मल कर्व की। तो ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो ग्राफ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे। और वो दोनों फैक्टर कौन कौन से हैं? तो एक तो मीन हो गया और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्राफ। मीन से क्या होता है कि हमें ग्राफ का जो सेंटर होता है वो पता चलता है कि सेंटर कहाँ पर है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें क्या बताता है कि हाइट और विड्थ, यानी कि उसकी चौड़ाई, एक तो ऊंचाई और चौड़ाई कर्व की क्या होगी। जो ग्राफ है, जो कर्व बन रहा है उसका ऊंचाई और उसकी चौड़ाई क्या होगी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है। व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज लार्ज, देखिए अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका लार्ज होगा, द कर्व इज शॉर्ट एंड वाइड। जो कर्व होगा वो शॉर्ट होगा, हाइट में मतलब वो छोटा होगा, और वाइड होगा, बहुत ही फैला हुआ होगा, है ना। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन इसमें ज़्यादा होगा तो ये कर्व क्या होगा, हाइट इसकी थोड़ी सी कम होगी और इसमें जो विड्थ है इसकी बहुत ज़्यादा होगी, यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगा, पर होगा ये सिमेट्रिक ही। ठीक है। व्हेन द स्टैंडर्ड डिवीजन इज स्मॉल, अगर स्टैंडर्ड डिवीजन आपका स्मॉल होता है तो कर्व इज टॉल एंड नैरो। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन आपका स्मॉल है तो ये जो कर्व है ये टॉल होगा, बहुत ही ऊंचा होगा, और क्या होगा, नैरो होगा, जो इसकी विड्थ है वो बहुत ही पतली होगी। ठीक है। ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लुक, ये वही बात फिर से कही जा रही है कि जो भी आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो सिमेट्रिकल और बेल शेप्ड कर्व होंगे, है ना। यही बात यहाँ रिपीट की जा रही है कि जो कर्व है लेफ्ट साइड का वो शॉर्टर और वाइडर है देन द कर्व ऑफ राइट साइड। राइट साइड के कर्व से जो लेफ्ट साइड का कर्व है वो शॉर्टर और वाइडर है, बिकॉज द कर्व ऑन द लेफ्ट साइड हैज बिगर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो कर्व है उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। कहा जा रहा है कि x इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, कि अगर x जो है आपका वो क्या है, रैंडम, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो देन z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। तो z हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस म्यू हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विथ मीन जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। यानी कि अगर x आपका कोई नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होगा, और यही क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होगा विथ मीन जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या होगा, 1 होगा। तो इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट राइट इट्स पीडीएफ, उसका पीडीएफ भी लिखिए। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट यानी जेड का, तो क्या हो जाता है कि एफ जेड, ठीक है, देखिए यहाँ जेड हो गया, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। जब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं तो इंटीग्रेशन सिग्मा माइनस ओमेगा टू प्लस ओमेगा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए, कह रहा है कि ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज नॉर्मल कर्व और बेल कर्व।
यानी कि जो ग्राफ है, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं और बेल कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो टू ड्रॉ सच अ कर्व वन नीड टू स्पेसिफाई टू पैरामीटर, फिर वही बात है, दो पैरामीटर हमें चाहिए, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन हमारा क्या होगा, 0 होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1, अगर ऐसा होगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो इसका कर्व होता है, देखिए इसी तरह का इसका कर्व बनता है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ठीक है। ये लाइन पे टच नहीं होगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखेंगे एग्जाम में बेसिकली आपसे यही पूछा जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज, या फिर आपसे, और उसका पीडीएफ भी, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन का डेफिनेशन, या फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दूसरी चीज़, इस पे कुछ सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी, वो हम आपको इस इसी टॉपिक के पार्ट सेकंड के वीडियो में आपको, लेक्चर वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई चीज़ ऐसी हो जहाँ पर आपको अभी कंफ्यूजन बनी हुई है तो आप कमेंट करके उसको पूछिए, हम आपको ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।